होगा बेटा, हाँ ऑन। हाँ, लास्ट क्लास में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखे थे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बेटा फोटॉन्स होंगे। कौन होगा? फोटॉन्स या लाइट, कोई भी लाइट होगा। एंड दैट लाइट विल कॉज एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे। अभी हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ? लाइट से हुआ। लाइट ने क्या किया बेटा? लाइट ने एनर्जी दिया। किसको एनर्जी दिया? मेटल को एनर्जी सप्लाई किया। हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो फोटॉन्स होता है वो एनर्जी कैरी करता है। कौन सा थ्योरी है बेटा डिस्कस हुआ था, बताएंगे जल्दी से? विच थ्योरी बेटा? बहुत बढ़िया, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। जिनको नहीं याद है बेटा प्लीज जाके, या जो लेट ज्वाइन किए प्लीज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी देख लेंगे बेटा। आधी चीजें हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में कर चुके हैं। आज मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के पहले प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी समझना बहुत जरूरी है। अगर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी नहीं समझ में आएगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेटा कोई नहीं समझ पाएगा। चलिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया किसने था बेटा? इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, बताए थे बेटा। थॉमसन का एक्सपेरिमेंट पहले हुआ था या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेटा पहले हुआ था? जल्दी से बताएंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पहले हुआ। बहुत सुंदर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पहले हुआ था। बट एक्सप्लेनेशन कब आया था बेटा इसका? सर, और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था। बहुत बढ़िया, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने काफी बाद में इसको एक्सप्लेन किया था। चलिए, तो व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? इसका डेफिनेशन याद है हम लोग को। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अ फेनोमेना इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड। इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल। एक मेटल के ऊपर लाइट गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, इसी को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसको क्या बोले थे बेटा? उसको बोले थे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। उसको क्या बोले थे? फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोले थे। नेक्स्ट, यहां पर जैसे ये है बेटा, ये एक मेटल है, दिस इज मेटल, और ये नेगेटिव चार्ज क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल्स के पास बेटा थोड़ा लूज इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होगा? ये जो है लाइट जो है फोटॉन्स देगा। फोटॉन मतलब क्या बेटा? एनर्जी। इस एनर्जी को देने से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। चलिए नेक्स्ट, कुछ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट। पहला ऑब्जर्वेशन क्या था? पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि मेटल के ऊपर जैसे ही लाइट आया, लाइट जैसे ही इसको स्ट्राइक करेगा, यहां जैसे स्ट्राइक करेगा वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। As soon as the light strikes the metal surface, the electron will be ejected. As soon as the light will strike the metal surface, electron will be ejected. समझ में आया बेटा? ये होगा। क्लियर है बेटा सबको ये? इसमें Yes. किसी को डाउट नहीं? चलिए नेक्स्ट, अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा ये वाला। इसमें आप देख रहे हैं कि जैसे ही आपका फोटोन मेटल को स्ट्राइक करता है वैसे ही एट दैट वेरी सेकेंड, उसी समय बेटा इलेक्ट्रॉन जो है मेटल से बाहर आ जाता है। यही था पहला ऑब्जर्वेशन। एज सून एज द बीम स्ट्राइक्स द सरफेस, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही मेटल को स्ट्राइक करेगा वैसे ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, हम लोग पढ़े थे बेटा इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऐसे समझो बेटा, एक बल्ब है, बल्ब पहले एक वेवलेंथ एमिट कर रहा है, बल्ब पहले एक वेवलेंथ एमिट कर रहा है। अगर ये वाला बल्ब देखेंगे और ये वाला बल्ब देखेंगे तो यहाँ पर एक फोटोन एमिट हो रहा है, यहाँ 3 फोटोन हो रहा है। कलर दोनों का सेम है बेटा, कलर दोनों का सेम है। अगर दोनों का कलर सेम रहेगा तो बेटा आप ये नहीं बोलेंगे कि दोनों का इंटेंसिटी अलग है। कलर इज सेम,
क्या वेरी किया? नंबर ऑफ फोटॉन्स वेरी किया। नंबर ऑफ फोटॉन्स वेरी करेगा तो इंटेंसिटी बेटा अलग आएगा। इंटेंसिटी को अलग करने के लिए आप नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ा दीजिए, घटा दीजिए, तो आपका इंटेंसिटी चेंज हो जाएगा विदाउट चेंजिंग दी कलर। चलिए नेक्स्ट। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा कि ये जो अपना ब्राइटनेस है, ये जो अपना ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस ऑफ लाइट, दिस लाइट एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड विल बी प्रोपोर्शनल। ब्राइटनेस का ही मतलब इंटेंसिटी है। ज्यादा ग्लो करने वाला बल्ब जो होता है वही बेटा बोलेंगे उसका इंटेंसिटी ज्यादा है। तो जैसे यहाँ पर 3 फोटोन आएंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, 1 फोटोन आएंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। नेक्स्ट, फॉर ईच मेटल, मान लेते ये एक मेटल है, ये बोलेगा कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा आपको, बट इस इलेक्ट्रॉन को देने के बदले ये बोलेगा एनर्जी लेकर आओ, ये बोलेगा एनर्जी लेकर आओ। ये जो एनर्जी लेकर आने के लिए बोल रहा है, दिस एनर्जी विल बी कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। दिस एनर्जी विल बी कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब ये एनर्जी किस फॉर्म में आएगा बेटा? फोटोन के फॉर्म में आएगा। इस फोटोन का एनर्जी का फॉर्मूला बेटा बताएंगे, E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा और क्या बेटा? H into mu. H इंटू म्यू। कौन सा थ्योरी बेटा? Planck's constant. प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। बहुत बढ़िया। तो वहां से हम लोग पढ़े बेटा कि E इज इक्वल टू एच म्यू होता है। अब समझो बात को, यहां पर बेटा मिनिमम एनर्जी लगेगा, उससे कम अगर देंगे, मान लेते ये मेटल बोला 10 जूल लेकर आओ, तो 10 जूल लेकर आएंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, 11 लेकर आएंगे तो आएगा, 12 लेकर आएंगे तो आएगा, 9 जूल अगर लेकर आएंगे तो मेटल आपको इलेक्ट्रॉन देने से मना कर देगा। तो एक मिनिमम एनर्जी उसको चाहिए, वो दीजिएगा तभी इलेक्ट्रॉन देगा, उससे ज्यादा दे सकते, कम अलाउड नहीं है। तो आप समझो उस पर्टिकुलर एनर्जी के लिए 10 जूल के लिए एच म्यू कुछ होगा, उस समय बेटा हम लोग म्यू निकाल सकते हैं 10 बाई एच। दिस फ्रीक्वेंसी will be called threshold frequency। दिस फ्रीक्वेंसी जो उस मिनिमम एनर्जी को लेकर है, 10 जूल चाहिए आपको, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होगा, वो फ्रीक्वेंसी को ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। किसी को डाउट है बेटा अभी भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में? देखिए यहां पर बेटा रेड कलर का लाइट है, इलेक्ट्रॉन बाहर आने से मना कर दिया, क्यों? इसका जो फ्रीक्वेंसी है कम है, और इसका फ्रीक्वेंसी कम है तो इसका एनर्जी भी कम है। अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो एक मिनिमम एनर्जी लेकर आना होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इफ फ्रीक्वेंसी इज बिलो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी देन इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एमिटेड इवन इफ इंटेंसिटी इज इंक्रीज। कहने का मतलब ये है, रेड लाइट ने बेटा इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकाला ना, रेड लाइट में बेटा आप कितना भी ब्राइट लैंप लगा दीजिए, एक से बाहर नहीं आया ना, ब्राइटनेस और इंक्रीज कर दीजिए, 3 कर दीजिए, फिर भी नहीं आएगा। जिस फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया, जिस कलर पे बाहर नहीं आया, उस कलर का बल्ब आप कितना भी महंगा लगा दीजिए, 100 वाट, 200 वाट, 300 वाट, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। आपको कलर चेंज करना होगा, तब फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। बेटा एक ब्लू लाइट है, समझिए बात को, एक ब्लू कलर का बल्ब है 10 वाट का, और एक ब्लू कलर का बल्ब है 20 वाट का। 10 वाट 20 वाट दोनों का कलर सेम है, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। अंतर क्या आएगा?
10 वॉट वाला ये होगा, दिस विल बी 10 वॉट एंड दिस विल बी 20 वॉट, इतना ही अंतर। फोटॉन्स ज्यादा होंगे, फोटॉन्स कम होंगे। ये होता है आपका इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में अंतर। इंटेंसिटी में आप नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा देते हो और फ्रीक्वेंसी में आप कलर को चेंज करते हो। रेड का फ्रीक्वेंसी कम होगा, ऑरेंज का ज्यादा होगा, येलो का और ज्यादा होगा। ये सीक्वेंस होता है विव जी। और इसका फ्रीक्वेंसी कम होगा, लो फ्रीक्वेंसी, और इसका फ्रीक्वेंसी हाई होगा, हाई फ्रीक्वेंसी। तो आपको बेटा फ्रीक्वेंसी चेंज करना है तो कलर को चेंज कीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बाइंडिंग एनर्जी, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड एनर्जी। मेटल इलेक्ट्रॉन फ्री में आपको नहीं देगा, मेटल उसके बदले एनर्जी मांगेगा। वो जो एनर्जी मांग रहा है जिसके नीचे आपको नहीं देगा, दैट एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, फाई ऐसे करके डिनोट करें। चलिए नेक्स्ट, थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी समझेंगे बात। ये मेटल बोलता है 10 जूल लगेगा, इसका फाई कितना है, 10 जूल है, इसका फाई है 10 जूल। आपने क्या किया, एक फोटोन लेकर आया, इस फोटोन का एनर्जी है 12 जूल। मेटल तो 10 जूल मांगा, मेटल ने तो सिर्फ 10 जूल मांगा, आप तो 12 लेकर आए। तो ये एक्स्ट्रा 2 जूल कहां जाएगा, मांगा था 10, आप लाए थे 12, तो एक्स्ट्रा कितना हो गया 2 जूल। ये 2 जूल कहां जाएगा, ये सर 2 इलेक्ट्रॉन के पास। बहुत बढ़िया, ये 2 जूल इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 2 जूल अपना काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब समझो बात को, अगर आप सिर्फ 10 जूल मांगा है, आप एनर्जी 10 जूल लेकर आते हो, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, यहां से बाहर आएगा, यहां पर रुक जाएगा, इट विल नॉट मूव, उसका वेलोसिटी या स्पीड 0 होगा। क्यों, क्योंकि मेटल को आपने 10 जूल दे दिया, इलेक्ट्रॉन के पास तो कुछ एनर्जी रहा ही नहीं जिससे वो मूव कर पाए, तो इलेक्ट्रॉन चुपचाप वहां मेटल के सरफेस के आसपास आराम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी हो गया है। एनर्जी एक्सेस ऑफ थ्रेशोल्ड इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। यहां पर बेटा येलो वाला कलर आया था, जस्ट इक्वल था, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आने के बाद वहीं पे खड़ा रहा। यहाँ पे आपका इसका 10 जूल मांग रहा है और ये 10 जूल लेकर आ भी रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर आया, वहां चुपचाप आराम कर रहा है। नेक्स्ट, यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ने मांगा, मेटल ने मांगा 10 जूल, आप 12 जूल लेकर आ रहे हो, तो ये 2 जूल जो बच गया वो इलेक्ट्रॉन को मिलता है। 2 जूल का इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी लेके अपना ट्रैवल एंड टूरिज्म पे निकल जाएगा। चलिए, मोर इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, मोर इज द काइनेटिक एनर्जी। देखो ग्रीन में बेटा क्या हुआ, यहाँ पर आप कितना एनर्जी लिए हो, इसका 10 जूल है, यहाँ पे 12 जूल है, मान लेते हैं, ठीक है। अब समझो बात को, ग्रीन कलर का जितना एनर्जी होगा उससे ज्यादा ब्लू कलर का होगा। तो ये जो ब्लू कलर वाला है ये लेट से 15 जूल का होगा, बट मेटल का रिक्वायरमेंट कितना है, मेटल का रिक्वायरमेंट 10 जूल है। यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितना है इलेक्ट्रॉन का, 12 माइनस 10 दैट इज 2 जूल, और यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 15 माइनस 10 दैट इज 5। तो वही बात बोल रहे हैं, इसका फ्रीक्वेंसी और इसका फ्रीक्वेंसी अभी बताए थे, ब्लू वाले का फ्रीक्वेंसी एक्स्ट्रा होता है, हायर होता है, तो जो ब्लू कलर होगा वो ज्यादा एनर्जी लेकर आया, एज अ रिजल्ट ज्यादा काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगा। हम लोग ऐसा कर चुके हैं, एनर्जी
इंसिडेंट इज इक्वल टू 5 प्लस क्या बेटा, काइनेटिक एनर्जी। इसके काफी सारे क्वेश्चन हुए थे। चलिए, ये 3 डेफिनेशन बेटा करा दिए थे, इसको नोट डाउन किए होंगे आप लोग। चलिए, हाँ बेटा कुछ हाँ, एक कोई बोले थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। बेटा देखो, फाई समझ में आता है क्या होता है, h इंटू म्यू नॉट। इसमें किसी को डाउट, फाई में किसी को डाउट है बेटा? No, sir. चलिए, तो बेटा फाई में अगर हम लोग को ये होता है तो हम लोग को पता है ना बेटा, दिस म्यू नॉट इज इक्वल टू, म्यू इज इक्वल टू क्या बेटा, सी बाय लैम्डा। तो म्यू नॉट विल बी व्हाट, C by lambda naught. lambda naught. So phi can also be written as hc by lambda naught. What is lambda naught बेटा? Sir, threshold wavelength. बहुत बढ़िया। ये क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है। दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी और फाई और वर्क फंक्शन सब बोलते हैं। दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। This will be what? Threshold wavelength. चलिए, नेक्स्ट, फिर ये वर्क फंक्शन बताए थे बेटा, अलग अलग मेटल का वर्क फंक्शन अलग होता है। सीजियम का इतना है, सोडियम का इतना है, एल्यूमिनियम का इतना, गोल्ड का इतना। ये याद नहीं रखना है किस मेटल का कितना वर्क फंक्शन होता है, दिया रहेगा अगर रिक्वायरमेंट है तो। चलिए, अब नया टॉपिक स्टार्ट होगा बेटा, पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। टॉपिक का नाम लिखिएगा, पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोर्स मॉडल, बोर नील बोर, नील बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। चलो बेटा, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। इससे बेटा थ्योरी में मतलब स्टेटमेंट होगा, चूज द इनकरेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करने बोल सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एंड फॉल्स बोल सकता है। और इस टॉपिक से न्यूमेरिकल भी आएंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी बेटा स्टेटमेंट वगैरह पूछ सकता है जेई मेन और नीट में, और न्यूमेरिकल ही पूछ सकता है। उसी तरीके से इस टॉपिक से भी दोनों टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं, तो नोट्स बनाते रहेंगे। चलिए, तो सबसे पहला पोस्टुलेट बोर्स मॉडल का क्या था? नील बोर ने सबसे पहले बोला, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन परमिसिबल सर्कुलर ऑर्बिट। सबको टेक्स्ट दिख रहा है बेटा लिखा हुआ कि छोटा हो गया? थोड़ा बड़ा कर दीजिए। थोड़ा छोटा हो गया। सबका बड़ा करना। चलिए, अब ठीक होगा? हाँ, अब ठीक होना चाहिए। चलिए, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन परमिसिबल सर्कुलर ऑर्बिट। अब बोलेंगे सर इसमें और रदरफोर्ड में क्या अंतर था? रदरफोर्ड ने भी तो यही बात कही थी। नहीं बेटा, रदरफोर्ड सर ने ये बात नहीं कही थी। रदरफोर्ड ने कहा था इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। परमिसिबल नहीं बोला था, ये रदरफोर्ड ने कहा। नील बोर परमिसिबल अंदर बीच में ले आए। ये डिफरेंस है रदरफोर्ड के मॉडल में और नील बोर के मॉडल में। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन परमिसिबल सर्कुलर ऑर्बिट। अब ये परमिसिबल सर्कुलर ऑर्बिट क्या है? रदरफोर्ड ने हम लोग को बोला कोई भी सर्कुलर ऑर्बिट में घूम सकता है। ये अपना न्यूक्लियस है, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग इस ऑर्बिट में घूम सकता है। सर्कुलर मानेंगे, ठीक है, मेरी ड्राइंग को छोड़ दीजिए, भूल जाइए, मान लीजिए सर्कुलर है। रदरफोर्ड ने बोला इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम सकता है, तो आपने बोला अच्छा इस ऑर्बिट में घुमाओ,
इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए आपने बोल दिया। मैंने बोला नहीं, ये ऑर्बिट था छोटा हो जाता है, मैं बड़े ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को घूमने बोलूंगा। मैंने बोला नहीं, ये वाला ऑर्बिट फॉलो करो। आपने कहा एक ये बहुत उतना बड़ा ऑर्बिट नहीं है, थोड़ा और बड़ा ऑर्बिट बनाइए। आपके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूमेगा, इस ऑर्बिट में आप घुमाना चाहते हो। ये क्या हो रहा है, मिट क्यों जा रहा है? इस ऑर्बिट में घूमेगा। तो समझो बात को, रदरफोर्ड ने बोला कोई भी सर्कुलर ऑर्बिट में घूम सकता है। नील बोर कहते नहीं, किसी भी आपके हिसाब से नहीं घूमेगा, आपकी जहां इच्छा है वहां इलेक्ट्रॉन नहीं घुमा सकते। कुछ परमिटेड ऑर्बिट है उसमें घूमेगा। फिर नील बोर से पूछा गया ऐसा क्यों, परमिटेड क्यों? बोलता है परमिटेड में नहीं घूमेगा ना तो मैक्सवेल आ जाएंगे, और मैक्सवेल ने क्या बोला, जैसे ही गोल गोल घूमेगा एनर्जी लूज करेगा और न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा। याद है बेटा, रदरफोर्ड का हम लोग किए थे मॉडल पूरा डिटेल में डिस्कस। यस सर। ठीक है चलिए, तो क्यों परमिसिबल में घूमना है? परमिसिबल में नहीं घूमेगा तो मैक्सवेल वाला प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि परमिसिबल में घुमाइए। ठीक है, अब समझो बात को। आगे वो कहते हैं when electrons revolve in permitted orbit they neither radiate nor absorb any energy। मैक्सवेल ने क्या बोला था, एनर्जी लूज करेगा, ये बोलते नहीं परमिटेड में नहीं करेगा। and these permitted orbits are also called stationary orbit। आगे देख लीजिए फिर नोट्स लिखिएगा, समझिए बात। ये अपने पास दो ऑर्बिट है, रेड कलर का और येलो कलर का। रेड कलर वाला परमिटेड नहीं है, येलो वाला परमिटेड है। तो नील बोर का कहना है कि परमिटेड में आराम से बिना एनर्जी लूज किए घूम सकता है, परमिटेड में आराम से बिना एनर्जी लूज किए घूम सकता है। पर अगर आप रेड वाले में घुमाना चाहेंगे तो नहीं घूमेगा। रेड वाले में अगर घुमाएंगे तो रेड वाले में एनर्जी लूज करते 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 न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा। ये नील बोर ने कहा। अब आप बोलेंगे सर ये किसने डिसाइड किया कि रेड वाला परमिटेड नहीं है और येलो वाला परमिटेड है? इसके बारे में नील बोर फॉर्मूला बताएंगे कैसे पता करना कौन सा परमिटेड है कौन सा परमिटेड नहीं है। अभी वो सिर्फ परमिटेड वाले की बात कर रहे हैं। चलिए, यहां तक किसी को डाउट है बेटा? किसी को डाउट? सर हाँ शेफाली बेटा बोलेंगे? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। चलिए ठीक, मेरा एक डाउट है हाँ बेटा पूछिए। सर, ये जो परमिटेड ऑर्बिट है ना सर, हाँ सर इसमें इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं कोई रेडिएट करता एनर्जी? क्योंकि इस बताएंगे, आगे बताएंगे, सब बताएंगे। देखो अभी क्या है, नील बोर स्टार्ट कर रहे हैं अपना मॉडल को बोलना, वो सब एक्सप्लेन करेंगे कि परमिटेड कैसे आएगा, उसका रेडियस क्या होगा, उसका एनर्जी क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, नील बोर सारा कुछ बताएंगे। ठीक है, व्हाट इज परमिटेड व्हाट इज नॉट परमिटेड और ऐसा क्यों हो रहा है, सब क्लियर होगा। चलिए नोट डाउन कर लेंगे तो बता देंगे बेटा। सर सर हो गया। तनिषा बेटा कॉपी हो गया? यस सर, डन। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़े। चलिए यस सर। अब परमिटेड ऑर्बिट कौन से हैं? ठीक है, अभी पोस्टुलेट्स ऑफ बोर मॉडल ही चल रहा है। ठीक है, परमिटेड ऑर्बिट्स के बारे में बताएंगे। वो बोलेंगे कि परमिटेड ऑर्बिट वो है जिसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और रेडियस ऑफ ऑर्बिट, क्या क्या? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, velocity of electron and radius of orbit should be either equal to h by 2 pi
और 2h/2 और 3h/2 और क्या बेटा 4h/2। अब अगर एक में ही लिखना हो तो क्या बोलेंगे MVR इज इक्वल टू क्या बेटा h/2, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5, तो क्या लगा देंगे सामने n लगा देंगे, वेर n इज इवन इवन नहीं बेटा, यहाँ 1 था 2 था, इंटीजर नेचुरल सॉरी पॉजिटिव इंटीजर। हाँ नेचुरल नंबर ही बोल सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं। What are permitted orbit? Those orbit where MVR is equal to NH/2 अब ध्यान से समझिएगा, लिखना कुछ नहीं बेटा, जब लिखने बोला करे तभी लिखा कीजिए, समझेंगे बात को। What is M into V बेटा? मोमेंटम। बहुत बढ़िया बेटा, M into V is called momentum। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसको उसके पास मोमेंटम होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करेगा तो उसके पास एंगुलर मोमेंटम होगा। क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कुछ नहीं है, मोमेंटम इनटू रेडियस MVR। तो व्हाट ऑर्बिट्स आर परमिटेड? जहां MVR इज इक्वल टू NH/2 या फिर एंगुलर मोमेंटम, इसी का नाम है एंगुलर मोमेंटम, इसी को बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। चलिए, ओनली दोज ऑर्बिट, ये भी छोटा हो गया ना हल्का। हाँ सर। चलिए, only those orbit are permitted where angular momentum is integral multiple of h/2. That means, that is MVR is equal to NH/2। अब बोलेंगे सर ये NH/2 आया कहां से? H तो पता है हम लोग को, H तो हम लोग को बहुत पहले से पता है। क्या है बेटा? 6.6 into 10 to the power minus 34। बहुत सुंदर। यूनिट बताएंगे बेटा? सर जूल into नैनोमीटर। नहीं बेटा, जूल सेकंड, जूल सेकंड बेटा, याद रखें। चलिए, यस सर जूल। 2 तो पता ही होता है, तो ये नील बोर कहते हैं। ओनली दोज ऑर्बिट आर परमिटेड वेयर एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2। MVR इज इक्वल टू NH/2। अब ये कैसे उन्होंने कहा बेटा? ये हम लोग पता करने नहीं जाएंगे, ठीक है? ये हमारे सिलेबस से एकदम दूर दूर हो जाएगा कि NH/2 क्यों कहा उन्होंने। कहा है ये ध्यान रखना है, कैसे उनके दिमाग में आया, सोते समय दिमाग में आया, जागते समय आया, इसमें हम लोग को नहीं जाना है। बस इतना ध्यान रखना, MVR इज इक्वल टू NH/2 उन्होंने बोला था। अब समझो बात को, ये अपना न्यूक्लियस है। अच्छा ये मिट गया ना, उसको मिला देता हूँ। दैट इज, ये लिखना है बेटा आप लोग को, MVR इज इक्वल टू NH/2। ये अपना न्यूक्लियस है, ये अपना फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, ऐसे करके बहुत सारे ऑर्बिट है। ध्यान से समझिएगा। इस वाले ऑर्बिट का कौन सा बेटा? फर्स्ट ऑर्बिट का। फर्स्ट ऑर्बिट का MVR होगा h/2। सेकेंड ऑर्बिट का होगा MVR इज इक्वल टू 2h/2। थर्ड ऑर्बिट का क्या होगा बेटा? 3h/2। बहुत बढ़िया। चलिए इसको ड्रॉ करके लिख लीजिएगा, इसको ड्रॉ करके लिखना है बेटा। नोट्स अच्छे से बनाएंगे बेटा, जितना आपको करा देंगे ना दोबारा कभी बुक नहीं खोलना पड़ेगा। फिर भी बता दिए, एक बुक आपको लेना है, उससे रीडिंग करनी है। हाँ बेटा, कोई कुछ बोल रहा था। सर ऑर्बिट तब मतलब इक्वल गैप में है? नहीं, इक्वल गैप में नहीं है।
तो सर मतलब n से मल्टीपल होता है तो वो तो इक्वल गैप में नहीं है क्या? क्या बेटा? सर n इंटू एच बाई 2 पाई, तो n है पॉजिटिव इंटीजर, तो वो तो इक्वल गैप में होना चाहिए ऑर्बिट। नहीं बेटा, क्यों? वेलोसिटी चेंज करेगा ना, खाली रेडियस थोड़ी ना मतलब है। आप बोले मास कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है ना बेटा। वी हाँ आर सर। वेलोसिटी और आर के बीच में इक्वल गैप होगा, मतलब v1 r1। v1 क्या है बेटा? फर्स्ट ऑर्बिट का वेलोसिटी। r1 क्या है? हाँ सर, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस। फर्स्ट ऑर्बिट। v2 और r2 के बीच में इन दोनों का गैप इक्वल होगा, बट r1 r2 थोड़ी ना गैप इक्वल होगा, समझे? ये इंटेंशनली बनाए आप लोग, अभी इक्वल नहीं बनाइएगा चलेगा, अभी आप लोग इक्वल नहीं बनाएंगे चलेगा, बट बाद में आपको इक्वल नहीं बनाना है, दिखाएंगे क्यों। अरे ये रेडियस कितना आएगा ना, इसका भी फॉर्मूला दिया है नीलभोर ने, वो बताएगा इसका रेडियस कितना है। रदरफोर्ड की तरह नहीं, बस सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, क्या रेडियस है नहीं पता, क्या अरे घूम रहा है तो वेलोसिटी भी होगा, वेलोसिटी बताओ। वो नहीं बताया रदरफोर्ड, नीलभोर बताएगा वेलोसिटी क्या होगा। वेलोसिटी होगा तो काइनेटिक एनर्जी होगा, नीलभोर बताएंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होने वाला है। चलिए कॉपी हो गया बेटा? यस सर। चलिए नेक्स्ट पोस्टुलेट से, लोअर ऑर्बिट्स हैव लेसर एनर्जी। लोअर ऑर्बिट्स हैव लेसर एनर्जी, हायर ऑर्बिट्स हैव मोर एनर्जी। हायर ऑर्बिट्स हैव, ये क्या हो रहा है, एक मिनट,